नमस्कार शिक्षक साथियों, दोबारा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में हम लोगों ने एनईपी 2020 के बारे में बात किया था। पहला वीडियो आप लोग देखें, जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। एनईपी 2020 के बारे में पूरी बात पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ये जो वीडियो कार्यक्रम आप सभी के सामने चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, वो जो है नया पाठ्यक्रम जो अभी लॉन्च हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके क्लास 6 के प्रशिक्षण से संबंधित जो बातें हैं उसकी चर्चा ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका मतलब है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। जो हमारी पाठचर्या है उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, या किस तरीके से पाठचर्या का निर्माण हुआ है, किस पाठचर्या हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, पाठचर्या क्या होता है, इन सब चर्चा जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये रोड मैप की तरह है। जिस तरीके से हम साल भर बच्चे को कौन कौन सी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उसकी जो है दिशा तय करती है करिकुलम, है ना। ये बताती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, ये बताने का काम करती है एनसीएफ। इससे छात्र न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि बेहतर इंसान किन किन टूल के माध्यम से, किन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चा जो है किन किन बातों को सीखेगा, ये सारी बातें जो है हमारा जो पाठचर्या है, करिकुलम का हिंदी अर्थ होता है पाठचर्या, इस पाठचर्या के माध्यम से बच्चे जो है सीखेंगे। देखिएगा, ये पाठचर्या का इतिहास हम लोग जान लेते हैं कि पाठचर्या में कब कब पाठचर्या की बात की गई है। नेशनल करिकुलम जो आया है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है कब कब हमारे सामने आया है, शिक्षाविदों ने कब कब प्रारंभ की, कब कब स्टार्ट किया था, और ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है या अलग अलग सेशन में किन किन मुख्य बातों को रखा गया है, इसकी चर्चा करते हैं शिक्षक साथियों। पहला जो आया था एनसीएफ 1975 ये राष्ट्रीय स्तर का पहला पाठचर्या था, जिसमें स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों की बात की गई थी और विभिन्न चरणों के हिसाब से पाठ्यक्रम को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आया है एनसीएफ 1988, है ना, 88 में आया था। ये दूसरा संस्करण था। इसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया था और इसमें कहा गया था कि जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात की गई थी। इसके बाद इससे पहले जो हम एनसीएफ की चर्चा कर रहे थे वो था 2000, सन 2000 में एक एनसीएफ आया था। इसमें जो है बाल अनुकूलन, शिक्षा को बाल अनुकूलन बनाने की बात की गई थी कि बच्चों के अनुकूलित किया जाए, और इसमें जोर दिया गया था कि व्यवहारिक दृष्टिकोण पर क्या किया गया था, अधिक जोर दिया गया था एनसीएफ 2000 में। इससे, है ना, इसके बाद हम एनसीएफ 2005 जो पिछला करिकुलम चल रहा है या चल रहा था, एनईपी के पहले का करिकुलम जो चल रहा था वो था एनसीएफ 2005, और एनसीएफ 2005 जो है पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के लिए व्यापक दिशा निर्देश के रूप में इसको बनाया गया था एनसीएफ 2005 को। इसने शिक्षा में जैसे रटने के बजाय समझ पर जोर देना बताया गया था और सोचने समझने को प्रोत्साहित किया गया था। अब हमारे सामने जो है एनसीएफ 2023, जो एक शिक्षक साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले एनसीएफ 2022 आया है, जो किसके लिए आया था, अर्ली जो बच्चे हैं, अर्ली एजुकेशन के बच्चे हैं, या फिर, है ना, जो हमारे बालवाड़ी के बच्चे हैं, या फिर जो हम लोग जब एनईपी की बात कर रहे थे, एनईपी में जो शिक्षा का प्रवेश है 3 वर्ष से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ईसीसी
ई के लिए जो पाठचर्या बनी थी वो एनसीएफ 2020 में बनी है। एनसीएफ 2020 के माध्यम से बनी है कि किस तरीके से अर्ली केयर, चाइल्डहुड का अर्ली केयर जो एजुकेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। ये मतलब 3 वर्ष के बच्चों जो शुरुआती दौर है, जो हम नर्सरी लेवल के बारे में बात किए थे, है ना, और एलकेजी और यूकेजी की बात किए थे सरकारी स्कूल में, उसकी जो पाठचर्या है वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो एनईपी 2022 में बात की गई है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमारा मुख्य फोकस बिंदु है एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2023 के माध्यम से हम क्या जानने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप करने के लिए एनसीएफ में प्रारंभिक बचपन और, है ना, इसके अलावा प्राथमिक देखभाल की बात किया था मैं कि एनसीएफ 2020 की बात की गई थी, 2022 की बात की गई थी। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा में कैसे, है ना, क्या क्या बातें जो है लाई जाए उसकी बात एनसीएफ 23 कर रहा है। एनसीएफ की आवश्यकता क्यों है शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए। पूरे देश की शिक्षा में हम एक रूपता किसके माध्यम से लाते हैं? एनसीएफ के माध्यम से लाते हैं। एनसीएफ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और स्कूलों में किस तरीके से समान स्तर पर और समान गुणवत्ता युक्त क्या हो, शिक्षा हो। आप लोगों को मालूम होगा शिक्षक साथियों कि अभी जो नया पाठ्यक्रम आया है, ये जो नया पाठ्यक्रम है वो जो है हमारे एनसीईआरटी के बुक के स्तर का है, या एनसीईआरटी के बुक को ही लाया गया है। इसमें कुछ परिस्थितिवश या फिर, है ना, परिवेशवश कुछ चेंज किए गए हैं। तो जो शिक्षा है, एनसीएफ कहता है कि समान स्तर की सारे बच्चों को शिक्षा मिले, उसकी गुणवत्ता भी समान हो, पहली बात। दूसरी बात है कि जो वर्तमान की जरूरतें हैं, जैसे कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे एनईपी में कि एनईपी के माध्यम से हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है या पुराने हमारी परंपरागत जो पद्धति है या जो हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है, उसको आज नई पीढ़ी कैसे उपयोग करेंगे, समकालीन में आज की प्रासंगिकता में कैसे वो उपयोग होगा, या आज हम 2023-25 में जी रहे हैं तो 2025 में वो सारे ज्ञान हैं जो हमारी पुरानी परंपरा है, पुराने ज्ञान पद्धति है, उसको हम नई पीढ़ी को कैसे दें, उसकी बात करता है एनसीएफ। समकालीन जरूरतों के अनुसार शिक्षा देने के लिए समाज, विज्ञान और तकनीकी तथा रोजमर्रा के जरूरतों को कैसे ये पूरा करेगी, कैसे नए पाठ्यक्रम को हम अपडेट करते हैं। इसके अलावा यह तय करती है कि शिक्षा वर्तमान की जरूरत क्या है और भविष्य में किस तरीके से शिक्षा की मांग होगी, इसकी जरूरतों को, इनकी बातों को एनसीएफ रखता है। बच्चों के समग्र विकास के लिए बच्चा सिर्फ किताबों के ज्ञान पर ही क्या ना हो, डिपेंड ना हो, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों में मानसिक विकास हो, बच्चों का सामाजिक विकास हो, बच्चों में भावनात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, मतलब बच्चों की संपूर्ण स्वांगीण व्यक्तित्व विकास की बात करता है एनसीएफ। इसके अलावा शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए कि क्या पढ़ाया जाए, ये क्या पढ़ाया जाए ही नहीं बताता है, बल्कि कैसे पढ़ाया जाए एनसीएफ के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से किन किन विषयों को कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। आज हम जो विशेष बात करेंगे शिक्षक साथियों, विज्ञान विषय की बात करेंगे कि एनसीएफ में जो है विज्ञान विषय के बारे में क्या बताया गया है। जो शिक्षक साथी अन्य विषय के शिक्षक साथी हैं वो भी एनसीएफ का जो है ना बुकलेट है या टेस्ट है उसको पढ़ के अपने विषय के बारे में जान सकते हैं। या शिक्षक साथी जो देख रहे हैं कमेंट्स करेंगे कि हमको सामाजिक विज्ञान का या अन्य विषय का एनसीएफ में किस तरीके से शिक्षण पद्धति की बात की गई है उसकी चर्चा करें, तो हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज जो पूरा विषय
फोकस रहेगा, वो विज्ञान विषय पे फोकस रहेगा। तो शिक्षण विधियों में सुधार की बात करता है। ये इतना ही नहीं बताता है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से हमारी शिक्षण विधि जो है रोचक हो सकती है, किस तरीके से बच्चे को सुग्राही बना सकती है, बच्चे तक जा सकती है, बच्चों के लिए कैसे अनुकूल हो सकती है, उसकी बात जो है एनसीईआरटी करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यह भी बात करता है कि बच्चों को है ना सिर्फ रटना और परीक्षा पास होना नहीं है, वो जो शिक्षण सत्र है या शिक्षण कक्ष है या हमारा कक्ष है, उस समय वो बच्चे जो है आनंद लेकर समझे। इसके अलावा एनईपी को लागू करने के लिए जो हमारा एनसीईआरटी 2023 है, ये जरूरी है कि जो एनईपी की मूल सिद्धांत है, एनईपी में जो बातें कही गई है, एनईपी के द्वारा जो कहा गया है कि बहुभाषितावाद है ना, विषयों में अंतर संबंध हो, हमारी जो पुरानी ज्ञान परंपरा पद्धति है उसको हम नई पीढ़ी 21वीं सदी का जो नए कौशल है उसके साथ कैसे जोड़े, डिजिटल युग के साथ। आज जो एआई का युग है, हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा पद्धति है, उसको हम नई पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ेंगे, मतलब कुल मिला के एनईपी को हम किस तरीके से लागू करेंगे, इसके लिए जो रूपरेखा तैयार करती है वो करती है आपका एनसीईआरटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करती है। और इसी के लिए जरूरी है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5+3+3+4 की बात हम करते हैं, 5+3+4 की बात करते हैं, तो ये कैसे लागू किया जाएगा इसकी बात करता है एनसीईआरटी। और हर विषय के लिए एनसीईआरटी में विस्तार से गाइडलाइन दिया हुआ है, विस्तार से दिया हुआ है। आप लोग गूगल में डाउनलोड करके शिक्षक साथियों चाहे तो अपने अपने विषय का एनसीईआरटी के माध्यम से कैसे अलग अलग विषय के बारे में बात किया गया है उसकी चर्चा आप लोग कर सकते हो। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एनसीईआरटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एसी का मतलब होता है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो हमारा है ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो विज्ञान शिक्षा के लिए क्या बात करता है, या विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षा की क्या विशेषता होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षण में कैसे अनुभव आधारित अधिगम को हम ला सकते हैं, इसकी बात करता है। तो शुरू करते हैं शिक्षक साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार ये वीडियो आता रहेगा। आपके जो नए पाठ्यक्रम है 6वीं के विज्ञान विषय की, उसके भी वीडियो आपके सामने आएगा, किस तरीके से हम उसको अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, बच्चों तक अच्छे से अच्छे डिलीवर कर सके। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस पर बेस होकर ये वीडियो चल रहा है। शिक्षक साथियों देखिएगा कि एनसीईआरटी जो है विज्ञान शिक्षा को क्या, किस तरीके से, किस मायने में रखता है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान है हमारे जो प्राकृतिक और भौतिक दुनिया है, इस प्राकृतिक और भौतिक दुनिया को जो बच्चा है अवलोकन करेगा, प्रश्न पूछेगा, उसके बारे में परिकल्पना निर्माण करेगा, हाइपोथेसिस निर्माण करेगा, अपने जो है ना वहां पे प्रायिकता घोषित करेगा कि शायद इस तरीके से कोई घटना घटित हो सकती है, या कोई घटना घटित होती है उसके पीछे क्या कारण है। अपने कुछ 4-5 कारण अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पे बच्चा जो प्रश्न तैयार करता है या कोई कारण या संबंध तैयार करता है, इसी को परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना बनाने के बाद प्रयोग के माध्यम से उस परिकल्पना का बच्चा परीक्षण करता है और उनमें जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण करेगा और उसमें लगातार संशोधित करेगा। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, उस विज्ञान को, वैज्ञानिक समझ को अपने दिमाग में क्या करेगा, विकसित करेगा। ये हमारा जो जिज्ञासा पाठ है,
पाठ 1 में यही बताया गया है कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक प्रक्रिया है। इसी बात को इस पे भी कहा गया है कि विज्ञान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा देखता है, उसके बारे में प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न के संबंध में अपने कुछ परिकल्पनाएं विकसित करता है कि इस घटना, अगर कोई टायर पंचर हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण है, हवा कैसे खुला है, क्या नलकी से खुला है या कोई कील लगा है, क्या कारण है, यह हो गया परिकल्पना। फिर बच्चा उसमें क्या करता है, उसमें उस परिकल्पना का परीक्षण करता है। जैसे एक पंचर बनाने वाला उस टायर को खोलता है, टायर को खोलने के बाद देखता है कि क्या नलकी में परेशानी है, नलकी के छोटी वाली ट्यूब में परेशानी है, या फिर टायर में कहीं पे कीला गड़ा है, या कोई टायर ही ट्यूब ही पूरा फट गया है। इस तरीके से उस परीक्षण का वो विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करने के बाद उसमें मतलब उस जगह को ठीक करेगा। जब ये बच्चा इस प्रक्रिया को सीख लेता है, कौन सी प्रक्रिया को, अवलोकन करने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया, प्रश्न करने की प्रक्रिया, हाइपोथेसिस या परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया और प्रयोग आधार पे उसको सत्यापित करने की प्रक्रिया को जिस दिन वो बालक या कोई भी व्यक्ति सीख लेता है, तो यह समझना चाहिए कि वो बच्चा जो है वैज्ञानिक पद्धति को सीख लिया है, वैज्ञानिक प्रणाली को सीख लिया है। देखिएगा विज्ञान में और क्या क्या चीजें जो है हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आया है कि प्राकृतिक और भौतिक जगत की वैज्ञानिक समझ, विज्ञान विषय के द्वारा जो प्राकृतिक घटना है, भौतिक घटना है, इसकी वैज्ञानिक समझ बच्चों को होनी चाहिए। जैसे विशिष्ट रूप से अवलोकन है ना, विशिष्ट रूप से देखना कि कोई घटना घटित हो रहा है, उसके पीछे का कारण संबंध क्या है, क्योंकि कोई भी घटना अगर घटती है तो उस घटना के पीछे एक संबंध स्थापित होता है, कोई कारण होता है और कारण के बीच में संबंध होता है कि कोई घटना किस कारण से घटित हुई है। इनके कारण और कारण संबंध को जब बच्चा स्थापित कर लेता है अवलोकन के द्वारा, तो वो बच्चा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करता है, उसके जो देखे उसके बीच में प्रश्न करता है, उसके बीच में प्रयोग करता है और प्रयोग के आधार पर जो पुराने से जो कोई सिद्धांत बने हैं, जो सिद्धांत प्रिंसिपल निर्मित हुए हैं उस घटना को लेकर, उस सिद्धांतों का वो परीक्षण करता है, उस नियमों का परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद अपना खुद का अवधारणा निर्मित करता है और वैज्ञानिक समझ जो है बच्चों में विकसित होता है। तो एनसीएफ जो है विज्ञान के विषय में यह बोलता है कि बच्चा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरीके से विकसित करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्या मायने होंगे, वैज्ञानिक समझ बच्चों में कैसे विकसित होगी, इसकी बात करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो वैज्ञानिक बात बच्चा कर रहा है, विज्ञान की बात कर रहा है, वो सिर्फ बात न रह के उसमें विज्ञान में जांच की क्षमता हो कि वो जो बात कर रहा है, तर्कपूर्ण बात कर रहा है, उसमें जो है जांच की क्षमता हो, है ना, कि जो परिकल्पना किया है, जो तर्क बनाया है बच्चा, जो तर्क निर्मित किया है, जो भविष्यवाणी की है, मतलब परिकल्पना के माध्यम से कोई चीजें उन्होंने प्रिडिक्शन की है, उसको वो क्या करे, विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत करे और परिकल्पनाओं का परीक्षण करे। ऐसा नहीं कि वो हवा हवाई बात करे, ऐसी बात नहीं, तर्कों के माध्यम से, है ना, परीक्षणों के माध्यम से वो वैज्ञानिक जांच की पुष्टि हो। ऐसी जो मानसिकता है या ऐसा समझ बच्चों में क्या हो, विकसित हो, और ये जो बात बच्चा कर रहा है उसका मूल्यांकन हो, तार्किक निष्कर्ष निकल सके और विज्ञान को वो बच्चा सीख सके, क्योंकि विज्ञान सीखने का मूल आधार है तर्कों का परीक्षण करना और परीक्षण का वैज्ञानिक जांच हो। जब तक वो बातें वैज्ञानिक जांच में खरा नहीं उतरेगा, तब तक वो सारे तर्क जो है बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के सार्थक नहीं हो सकते हैं, निरर्थक समझा जाएगा। साथियों, आगे बोला गया है कि वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को समझना, बच्चों में जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो कैसे विकसित होगा। जैसे कि हमारा विज्ञान है, वैज्ञानिक जांच किस तरीके से, जैसे कि हमारे बुक में कहा गया है, बताया गया है, जैसे अगर आप बुक को गहराई से पढ़ोगे तो अगर हम अणु की बात करते हैं तो पुराने जमाने में जो कणाद का सिद्धांत है, या फिर हम जब आकाश दर्शन की बात करते हैं या अंतरिक्ष की बात करते हैं तो कॉपरनिकस या किसी भी पुराने वैज्ञानिक की जो बात है उस ऐतिहासिक बातों को, है ना,
हम किसके साथ में, वैज्ञानिक तर्क के साथ में, वैज्ञानिक जांच के साथ में क्या करें, हम उसको विकसित करें। उसके साथ साथ ऐसा प्रयास अकेले नहीं हो सकता है, ये प्रयास क्या हो सकता है, समूह के माध्यम से, संगठन के माध्यम से ही ये प्रयास क्या होंगे, सफल होंगे। कहने का मतलब ये है, जो हमारी पुरानी परंपरागत पद्धति है, हमारी जो पुरानी ज्ञान पद्धति है, पुरानी जो विज्ञान पद्धति, उस पद्धति को हम जो है तर्कों के माध्यम से, वैज्ञानिक जांच के माध्यम से जांचने का प्रयास करें। वैज्ञानिक या बच्चे में ऐसा वैज्ञानिक सोच पैदा कर सके विज्ञान के माध्यम से कि बच्चा जो है वैज्ञानिक बनने की ओर विकसित हो, और बच्चा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जो हमारी परंपरागत ज्ञान शैली है, हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसको अपनाते हुए जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कौशल आधारित, मतलब 21वीं सदी का जो भारत है उसमें कौन कौन से कौशल होंगे, या आने वाली पीढ़ी में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर सके जो हमारी जो मानव है या मानव जगत है या समाज है, उसको बच्चा जो है क्या कर सके, उसको डिलीवर कर सके, दे सके, या फिर एक नया ज्ञान स्थापित कर सके, कोई कॉन्सेप्ट है उसको नए तरीके से समझा सके, इसकी बात कर रहा है। विज्ञान और पाठ्यचर्या क्षेत्र के बीच अंतर विषयक संबंध। एनसीएफ कहता है कि विज्ञान और अन्य विषय, जैसे विज्ञान के साथ है ना, क्या बोल रहा है कि इसके अंतर्गत अन्य विषयों का भी परस्पर संबंध स्थापित करना, उनके अवधारणा, सिद्धांतों और नियमों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि पूरी दुनिया का समग्र क्या कर सकता है, समग्र समझ विकसित करने का काम करता है विज्ञान। कहने का मतलब यह है, अगर छात्र विज्ञान पढ़ रहा है, छात्र विज्ञान पढ़ रहा है और विज्ञान में प्लांट की बात हो रही है, विज्ञान में पौधों की बात हो रही है, तो भूगोल के माध्यम से यह भी बताया जा सकता है कि कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जो है कौन कौन से पौधे विकसित होते हैं। अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में बड़े पौधे विकसित हो रहे हैं तो उन भौगोलिक क्षेत्र की क्या विशेषता है, तो विज्ञान को हम भूगोल से जोड़ सकते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा जंतु विज्ञान पढ़ रहा है या जंतु के बारे में पढ़ रहा है, तो कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से जंतु अनुकूलित होते हैं, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र के लिए वो बच्चे क्या होते हैं, वो जंतु क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं, इसकी बात करके हम विज्ञान और भूगोल को जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से विज्ञान के द्वारा हम जैसे भूगोल की बात किए हैं, गणित की भी बात कर सकते हैं, और विज्ञान में हम गणित को शामिल ही करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो हम अगर किसी रसायन को विज्ञान में ले रहे हैं प्रयोग के लिए, तो निश्चित अनुपात में, निश्चित मोल में लिया जा सकता है, तो उसको गणित के माध्यम से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हम इतिहास की बात करते हैं, तो अगर विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि कई सारे वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं जिनके माध्यम से जो है विज्ञान विकसित हुआ है, उसकी बात कर सकते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस तरीके से, है ना, पुराने वैज्ञानिक ने किस तरीके से किसी चीज को विकसित किया है इतिहास में, इसकी बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई विषय स्वतंत्र नहीं है, सारे विषय जो है एक समान रूप से एक दूसरे से क्या हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। एक बात और करना चाहता हूं शिक्षक साथियों, यहाँ पे हम लोग जैसे कि अलग अलग विषय है, यहाँ पे जैसे मैंने 4, 5 या 6 विषय यहाँ पे बात किया है। जैसे इसको मान लेते हैं विज्ञान मान लेते हैं, इसको सामाजिक विज्ञान मान लेते हैं, इसको गणित मान लेते हैं, इसको इतिहास मान लेते हैं, इसको है ना भूगोल मान लेते हैं, या इसको अन्य कोई विषय मान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हिंदी मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सभी विषयों को क्रॉस करते हुए, सभी विषयों को टच करते हुए हम अगर बात करते हैं, तो शिक्षाविद बोलते हैं कि यही जो बात है, यही क्रॉस कटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्रॉस कटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बातें हैं, क्योंकि एनसीएफ में क्रॉस कटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात किया गया है, तो इस पर भी बात करेंगे। मैंने इस अवधारणा पे समझाया कि कोई विषय अकेला नहीं हो सकता है, सब विषय जो है एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगली बात कि वैज्ञानिक स्वभाव, अगर हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो वैज्ञानिक स्वभाव क्या है,
एक तो आलोचनात्मक और साक्ष्य आधारित बात करेंगे, है ना। अगर कोई चीज है उसको जस के तस मानना वैज्ञानिक सोच नहीं है, उसमें हम कुछ तर्क वितर्क करेंगे, उसमें कुछ हमारा ज्ञान लगाएंगे, और अगर वो, है ना, साक्ष्य आधारित है, वो बात क्या है, साक्ष्य आधारित है, और सोच और बिना भय के हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। कोई बातें हैं जैसे पूर्वग्रह है, पुरानी बात है। एक बात मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा कि एक पूर्वग्रह है कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो क्या हो गया कि बिल्ली रास्ता काटने से कोई ना कोई अपशकुन होता है, ये पूर्वग्रह है। इस बात में किसी प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य तो हमको समझ नहीं आता है, लेकिन आज भी कई लोग जो है बिल्ली काटने के बाद देखते रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्रॉस करेगा, उसके बाद हम रास्ते को क्रॉस करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अपशकुन नहीं होगा क्या? आप बिल्ली को रास्ता काटते हुए देख लिए हो, आप ही को अपशकुन होगा क्या? एक पूर्वग्रह की बात है जो आप लोगों के सामने लाया हूं, उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। अगली बात कि वैज्ञानिक स्वभाव होना चाहिए। इसके अलावा रचनात्मक बात कही गई है कि बच्चे जो है बने बुनाए प्रश्नों को ना पूछे, बेहतर से बेहतर प्रश्न करे। शिक्षक साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा 6वीं का नया जिज्ञासा पाठ्य पुस्तक आपके सामने है, इस पाठ्य पुस्तक में अलग से कोई बनाया प्रश्न नहीं है। बच्चे खुद से बेहतर प्रश्न करे, आसपास के पैटर्न को वो अवलोकन करे। जैसे, है ना, विज्ञान की एक पाठ पे आते हैं सजीवता या सजीव जगत में विविधता की बात करते हैं, तो बच्चे जो है सजीव जगत, एक, है ना, शहर में जाके, एक बगीचे में जाके वो सजीव जगत में क्या क्या विविधता है, इस विविधता के क्या पैटर्न है, एक पेड़ में कौन कौन से जीव रहते हैं, उस जीवों के बीच में आपसी संबंध कैसा है, किस पेड़ के बीज में कैसे बीज है और किस प्रकार के बीज में किस प्रकार के पत्ते लगे हुए हैं, इनके आपसी संबंध को पैटर्न के माध्यम से बच्चे क्या करें, अवलोकन करें, उस पैटर्न पर आधारित संभावित परिकल्पना बनाएं, तैयार करें, और उस परिकल्पना का क्या करें, बच्चे परीक्षण करें, और परीक्षण के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से बच्चे जो है वैज्ञानिक सोच को क्या करें, विकसित करें। शिक्षक साथियों, ये वैज्ञानिक टेम्पर की बात कर रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक स्तर पे जो बच्चे हैं, है ना, माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, जो 6वीं क्लास से लेकर, है ना, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको विज्ञान विषय पढ़ाने के दौरान कौन कौन से जो उनके सीखने के मानक तय करेंगे, सीखने के जो गोल है वो किस तरीके से होंगे, कक्षा 6 ग्रेड 8 से लेकर विज्ञान में क्या दृष्टिकोण होगा, इसकी बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कक्षा 6 के विज्ञान पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें जो है जीव विज्ञान होगा, रसायन विज्ञान होगा, वनस्पति विज्ञान होगा, भौतिकी विज्ञान भी होगा, भू विज्ञान भी होगा। इन सब विज्ञान को एक साथ पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों में कौन कौन से सीखने के मानक तय करेंगे, ये हमको हमारा एमसीएफ बताता है। एमसीएफ कहता है, ये सी का मतलब होता है करिकुलम और जी का मतलब होता है गोल। तो हम जानने वाले हैं शिक्षक साथियों, पाठचर्या लक्ष्य, हिंदी में इसको पाठचर्या लक्ष्य कहेंगे और अंग्रेजी में इसको करिकुलम गोल कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम ऐसे हमारे, है ना, जो एनसीएफ का बुक है उसमें बहुत सारे करिकुलम गोल दिए गए हैं, एक से लेकर 9 तक हो सकते हैं, लेकिन हमको एक करिकुलम गोल को जानते हुए समझने का प्रयास करना है कि विज्ञान विषय के द्वारा बच्चे किस तरीके से अपने करिकुलम गोल को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, है ना। जैसे कि करिकुलम गोल पहला क्या है, समस्त प्रकार के पदार्थ और उसके घटक और गुण और प्रकृति की खोज करना। समस्त प्रकार के पदार्थ का मतलब क्या हो गया, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, उसकी प्रकृति, उसके घटक, उसके गुणों को जानना। जैसे इसमें क्या है, पदार्थ को अवलोकन करना, जैसे कि ठोस है, तरल है, गैस है। इसके अलावा उसके आकार कैसे हैं, आयतन कैसे हैं, है ना, इसमें घनत्व क्या है, यह घनत्व किस प्रकार से हो सकते हैं, ठोस का घनत्व क्या है ना, द्रव का घनत्व क्या है, गैस की घनत्व क्या है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, चुंबकीय है कोई पदार्थ की गैर चुंबकीय पदार्थ है, सुचालक है कि कुचालक है ना, या वो रासायनिक रूप से वो पदार्थ तत्व यौगिक मिश्रण है, कहने का मतलब कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है ना। इसके अलावा रासायनिक रूप से वो क्षार है, अम्ल है, क्या है, धातु है कि अधातु है, तत्व है कि यौगिक है। इस गुणों के आधार पर
बच्चा अगर वर्गीकृत कर पाता है किसी पदार्थ को, तो बच्चे का कैरिकुलम गोल पहला जो है अर्जित हो जाता है ना। 1.1 कैरिकुलम गोल जो है अर्जित हो जाता है। उसी प्रकार से अगर बच्चा जो है पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है या कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, जैसे बर्फ का पिघलना, जैसे लाइट का जलना, जैसे पटाखे का फूटना, ये कौन कौन से परिवर्तन है, किस प्रकार से परिवर्तन है, इसका वर्णन कर लेता है बच्चा। और पदार्थ के गुण और परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कड़ी प्रकृति, मतलब जो उसके अणु पार्टिकल है ना, जैसे कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है तो पदार्थ है तो तत्व है ना, तत्व होंगे ठोस। इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक उदाहरण से मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं। तो कोई तत्व है तो तत्व है तो अणु, अब इससे छोटा परमाणु। अगर बच्चा परमाणु के स्तर पर जाकर यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बच्चा जो है बता पा रहा है, तो इस जगह पे आ गया कि बच्चा जो है खड़ी प्रकृति के बारे में, उसके पार्टिकल नेचर के बारे में बच्चा क्या कर पा रहा है, जान पा रहा है, बता पा रहा है। जैसे कैरिकुलम गोल 1.3 क्या कहता है कि पदार्थ के मापन को समझते हैं, उसके उपयोग को समझते हैं कि कोई पदार्थ किसी उपकरण में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसको समझते हैं। उसके भौतिक गुण, मानक इकाई, जैसे कि आयतन हो गया, भार हो गया, तापमान हो गया, घनत्व हो गया, इनकी क्या पर्टिकुलर इकाई है कि हम है ना कि भार को किससे नापते हैं। तो जिस प्रकार से अगर भाप को हम किलोग्राम से नाप सकते हैं, ग्राम से नाप सकते हैं, बच्चा ये समझ गया। तापमान को डिग्री सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से नाप सकते हैं, माप सकते हैं, इसको बच्चा समझ गया। तो हमारा ये कैरिकुलम गोल जो है क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। आप एनसीएफ की बुक में देखिएगा, उसमें 1 से लेकर विज्ञान विषय में 1 से लेकर, इसको सीजी मत समझिएगा शिक्षक साथियों, सीजी का मतलब हुआ है छत्तीसगढ़, नहीं समझेंगे आप लोग। इसका मतलब होता है कैरिकुलम गोल। कैरिकुलम गोल जो है 1 से 9 तक के कैरिकुलम गोल जो है हमारे बुक में हो सकते हैं। तो इस तरीके से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का मुख्य रूप से विज्ञान विषय जो है आप लोगों के सामने जो है मैंने बताया। और कुछ चीजें जो बातें हैं कैरिकुलम पाठ्यचर्या में, कुछ बातें जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो पहला चीज है, हम लोग बात करेंगे पंचकोश के बारे में बात किया जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है पंचादी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी बात है कि क्रॉस कटिंग। अगर हम बात करते हैं, ये 3 बातें जो है एक वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा और उस पर हम लोग बात करेंगे। तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से, हमारे अध्यापन के दृष्टिकोण से, इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जो है योग की क्लास पे जाएंगे, खेल यात्रा के बारे में जानेंगे। शिक्षक साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।